गुड मॉर्निंग। आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण पढ़ा था, कूलाम का सूत्र पढ़ा था। कूलाम का सूत्र क्या था? कूलाम के नियम का सूत्र क्या था? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। इसका ये जो K है ये समानुपाती नियतांक है। ये समानुपाती नियतांक तीन बातों पर निर्भर करता था। एक तो जो दोनों आवेश हैं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, और जो आवेश है तथा जो दूरी है उसके मात्रक पर, तथा ये जो आवेश है वो किस पदार्थ में प्रयुक्त किए गए हैं उस पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात माध्यम की प्रकृति पर। तो इसमें हम दो केस लेंगे। पहले केस में तो हम देखेंगे कि इनके बीच में कोई पदार्थ या कोई माध्यम है ही नहीं, मतलब क्या है, निर्वात है या वायु है। दूसरे केस में लेंगे कि यदि इनके बीच में माध्यम हो तो माध्यम होगा तो इसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें लिखो पहला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखोगे? जब आवेशों के मध्य निर्वात या वायु हो, जब आवेशों के मध्य क्या हो, निर्वात या वायु हो। ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R है और इनके बीच में क्या है, या तो निर्वात है या वायु है। इस स्थिति में इन दोनों के द्वारा उत्पन्न बल कितना होगा? F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये वायु या निर्वात की स्थिति में होगा। यहाँ Q1 Q2 क्या है? आवेश है, और 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट का मान कल हमने ज्ञात किया था 8.85 गुना 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। और ये R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। दूसरा केस लिखो, जब दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो। यदि पदार्थों के बीच में माध्यम उपस्थित होगा तो उस स्थिति में बल का सूत्र क्या होगा? F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। क्या होगा? F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। जहां एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या थी? निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी ये किस किस बातों पर निर्भर करेगी? तो ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो किसके बराबर होगी? ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के बराबर होगी। जहां ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन R है वो क्या है? वो है पराविद्युतांक। इनके बीच में जो पदार्थ प्रयुक्त करेंगे उस पदार्थ का पराविद्युतांक कितना होगा? वो तो क्या है? एप्सिलॉन R है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान 8.85 गुना 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर होता है। और ये एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। अब हमारे पास हमें ये भी पता है, ये एक नई चीज है। क्या? पराविद्युतांक, जो अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि पराविद्युतांक किसे कहते हैं।
इसके बाद में लिखो पराविद्युतांक। तो पराविद्युतांक क्या होगा? पराविद्युतांक ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो देखी। माध्यम की विद्युतशीलता किसके बराबर थी? एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर के बराबर थी। तो यहां से हम पराविद्युतांक की परिभाषा लिखी थी, तो इसकी परिभाषा लिखो। माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात या वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। पराविद्युतांक किसे कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र लिखते हैं कि एप्सिलॉन आर है वो किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा। परिभाषा क्या थी? माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात व वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता के अनुपात को, इन दोनों का अनुपात हो गया, उसी को क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इस एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या होगा? ये एक मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन क्यों हुई? क्योंकि इसका मात्रक भी क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। इसका भी क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों समान है, दोनों आपस में कट गए, तो ये क्या होगी? एक मात्रकहीन राशि होगी। तो लिखो एप्सिलॉन आर एक मात्रक हीन एवं विमाहीन राशि है, अर्थात इसका न तो कोई मात्रक होता है न ही कोई विमा होती है। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। जैसे वायु के लिए इसका मान कितना होता है? वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 होता है। और जो अन्य पदार्थ हैं, वायु और निर्वात के अलावा जो अन्य पदार्थ हैं, उनके लिए इसका मान सदैव 1 से ज्यादा होता है। वायु के लिए 1 होता है, वायु के अलावा जितने भी पदार्थ हैं उनके लिए इसका मान 1 से ज्यादा होता है। जैसे पानी के लिए इसका मान कितना होता है? 80 होता है। तो 80 है वो किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा है। अब हम जो बल हैं उन दोनों बलों की तुलना करते हैं। हमने जो केस 1 और केस 2 देखे थे, इसमें पहले केस में तो क्या था? जो दोनों आवेश थे उन दोनों आवेशों के बीच में क्या था? निर्वात था। और दूसरे केस में क्या था? दोनों आवेशों के बीच में क्या था? कोई माध्यम था। अब हम उन दोनों की तुलना करके देखते हैं। तो लिखो वहां से क्या होगा? वहां से हमें ये जो पराविद्युतांक है उस पराविद्युतांक की एक नई परिभाषा और मिली। तो लिखो माना आवेशों के
मध्य निर्वात उपस्थित है तो यदि निर्वात उपस्थित होगा तो एफ एयर लिख लो, वो किसके बराबर होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 दे दो। अब दूसरा लिखो, अब यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो, यदि कोई माध्यम उपस्थित होगा तो उसके लिए कितना होगा एफ मीडियम लिख लो, वो किसके बराबर होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, जिसे समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 भाग 2 से, तो 1 भाग 2 करोगे एफ एयर अपॉन एफ मीडियम है, वो किसके बराबर होगा Q1 Q2 समान है कट गया, 4 पाई समान है कट गया, एप्सिलॉन नॉट समान है कट गया, आर स्क्वायर समान है, ये भी कट गया, बचा क्या एप्सिलॉन आर। ये इसे 1/2 मान लो, इसे 3/4 मान लो, तो जो बट्टे में चौथा होता है वो कहां चला जाता है 1 के पास, ये इसके बराबर। यहां से इसकी एक नई परिभाषा हो जाती है। नई परिभाषा क्या है, वायु या निर्वात में आवेशों के मध्य उपस्थित या कार्यरत बल तथा माध्यम में उपस्थित या कार्यरत बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं पराविद्युतांक को कहते हैं। तो आगे लिख लो, अर्थात वायु या निर्वात में उपस्थित या कार्यरत कुल बल कितना था एफ एयर था, एवं माध्यम में कार्यरत बल क्या था एफ मीडियम था, के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। बल के रेस्पेक्ट में यदि पराविद्युतांक की परिभाषा लिखोगे तो इसमें निर्वात ऊपर आएगा, और जब विद्युतशीलता के रेस्पेक्ट में इसकी परिभाषा लिखोगे तो विद्युतशीलता में क्या था माध्यम ऊपर आ रहा था, विद्युतशीलता में माध्यम ऊपर आएगा। बल के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो उसमें माध्यम नीचे आएगा, एयर ऊपर आएगी, इसमें एयर नीचे थी। दोनों के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो दोनों को उल्टा लिखना पड़ेगा। इसके बाद में लिखो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, क्योंकि बल क्या है एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी उसे दिशा के बारे में देखेंगे। लिखो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स थ्रो। इसमें हमने ये वाई एक्सिस मान लिया, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये इसका मूल बिंदु मान लिया,
या हमने दो आवेश मान लिए, या आवेश हमने Q1 मान लिया, या आवेश Q2 मान लिया। इस आवेश की ये जो दूरी है उस दूरी को R1 मान ली, इस दूरी को R2 मान ली। अब इस आवेश के कारण इस पर बल किधर लगेगा? दोनों कैसे हैं? समान प्रकृति के आवेश हैं, तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब विपरीत साइड में। ये इसे क्या मारेगा? धक्का मारेगा। तो इसके कारण इस पर बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। जिसके कारण बल लगता है उसके बाद में लिखा जाता है, जिस पर बल लगाता है उस पर पहले लिखा जाता है। तो F12 की दिशा किधर होगी? इधर होगी। बल की दिशा ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। ऐसा नहीं कि इसकी दिशा इधर होगी, इधर नहीं होगी, ना इधर होगी ना इधर होगी। बल की दिशा या तो इधर होगी या इधर होगी, केवल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो जिसके कारण बल लगेगा उसको बाद में लिखेंगे, जिस पर बल लगेगा उसको पहले लिखेंगे। अब इसी प्रकार इस Q1 के कारण इस Q2 पर बल लगेगा, तो जिसके कारण बल लगेगा वो किधर आएगा? बाद में आएगा, जिस पर लगेगा वो पहले आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? F1 का मतलब Q1 के कारण Q2 पर बल, या Q2 पर Q1 के कारण बल। तो इसमें लिखो, माना दो एकांक, माना दो एकांक आवेश Q1 व Q2 है, जो अक्ष के सापेक्ष r दूरी पर स्थित है, जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश तथा R2 सदिश है। जिनकी स्थिति सदिश क्या है? क्रमशः R1 सदिश तथा R2 सदिश है। ये Q1 के लिए Q1 से R1 सदिश है, Q2 के लिए R2 सदिश है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके कारण इस पर बल ज्ञात करेंगे, इसके कारण इस पर बल ज्ञात करेंगे, फिर देखते हैं दोनों की दिशा किस प्रकार होगी, दोनों में क्या संबंध होगा। तो लिखो, आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश कितना होगा? R21, वो किसके बराबर होगा? R2 माइनस R1 सदिश के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा? R12 होगा, जो किसके? R1 माइनस R2 सदिश के बराबर होगा, जिसे समीकरण बनना 2 नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लगेगा। इतना समझ में है ना? Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, इसके सापेक्ष Q1 के सापेक्ष Q2 का क्या है? स्थिति सदिश किसके बराबर होगा? R21 के बराबर होगा। अब देखते हैं इसके कारण इस पर बल। अब
Q2 के कारण Q1 पर बल किसके कारण है? Q2 के कारण है। तो जिसके कारण होगा वो किधर आएगा? बाद में आएगा। जिस पर होगा वो किधर आएगा? पहले आएगा। तो बल कितना होता है? बल कूलॉम नियम से हमने देखा था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। तो यहां से क्या लिखेंगे? K आवेश क्या है? Q1 और Q2 है। इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? R12 इस सदिश के परिमाण का स्क्वायर। अब ये टोटल इधर वाला क्या है? सदिश है। अब ये कितना तो क्या हुआ? अदिश हुआ। अब इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या लगा देंगे? एकांक सदिश R12 के ऊपर केप लगा देंगे कि केवल क्या बताएगा? इसकी दिशा बताएगा। 11वीं कक्षा में एकांक सदिश के बारे में पढ़ा होगा। एकांक सदिश किसके बराबर होगा? जहां R12 केप है वो किसके बराबर होगा? R12 सदिश अपॉन R12 सदिश के परिमाण के बराबर होगा। इसकी जगह ये लिख दो, F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश का स्क्वायर इंटू R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का परिमाण। आधार समान है तो घातें आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी। K Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश के परिमाण का क्यूब इंटू R12 सदिश। इसे समीकरण नंबर 3 नाम दिया। अब इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर बल किसके कारण है? Q1 के कारण है। जिसके कारण होगा वो बाद में आएगी, जिस पर होगा वो पहले आएगी। तो F21 बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश के परिमाण का स्क्वायर इंटू R21 केप। केप क्या है? एकांक सदिश है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? जहां R21 केप बराबर R21 सदिश अपॉन R21 सदिश के परिमाण। अब ये जो R21 केप है इस केप की जगह ये वाला मान लिख देंगे। तो F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश का स्क्वायर इंटू R21 सदिश अपॉन R21 सदिश का परिमाण। आधार समान है R21 तो घातें क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएगी। K Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश के परिमाण का क्यूब इंटू R21 सदिश। ये किसके बराबर है? F21 सदिश के। इसे समीकरण नंबर 4 दे। इसे समीकरण नंबर 4 दिया। अब इन दोनों समीकरणों की आपस में तुलना करते हैं। तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे? तुलना तभी होगी जब दोनों का कोई एक पक्ष क्या होगा? समान होगा तो दूसरे की क्या? बराबर हो जाएगा। इसमें क्या है? K Q1 Q2 है। K Q1 Q2 है। इसमें क्या है? R21 है। इसमें क्या है? R12 है। इसमें भी क्या है? R12 है। इसमें क्या है? R21 है। अब ये दोनों परिमाण है तो परिमाण में मान लिया। समझने के लिए माना हमने R1 की जगह क्या मान लिया? 2 मान लिया। और R2 की जगह क्या मान लिया? 3 मान लिया। अब इसको चाहे R12 का मतलब R1 माइनस R2, तो यहां क्या रख देंगे हम? 2 माइनस 3 मतलब -1। तो यहां R2 माइनस R1 में क्या करेंगे? 3 माइनस 2 कितना है? 1 है। अब इसके क्या लगाएंगे? मापांक का चिन्ह लगा हुआ है। मापांक के अंदर चाहे माइनस में हो प्लस में हो, बाहर निकलेगा कैसे निकलेगा? प्लस में निकलेगा। तो ये -1 भी +1 हो जाएगा और ये +1 भी +1। तो ये तो दोनों क्या है? समान है। इसमें चेंज क्या है? केवल ये सदिश है। इस सदिश को मैं इस सदिश के बराबर इस प्रकार लिख सकता हूं
जहां R21 सदिश है वो माइनस R12 के बराबर है। इस मान को उठाकर या तो यहां रख दो या यहां रख दो। तो यहां रखो F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश का क्यूब इंटू इस R21 की जगह क्या लिखो माइनस R12 माइनस R12 सदिश। इसे समीकरण नंबर 5 दे दिया। समीकरण 5 में बायां और दायां पक्ष देखते हैं। इसका बायां पक्ष तो क्या है भिन्न है, जबकि इसका दायां पक्ष क्या है दोनों समान है। तो अब हम समीकरण 4 और 5 की क्या 3 और 5 की क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो 3 और 5 की तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा समीकरण 3 व 5 की तुलना करने पर समीकरण 3 व 5 की तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। जहां से क्या सिद्ध हुआ, जहां से ये सिद्ध हुआ कि दोनों आवेशों के कारण एक दूसरे पर आरोपित बल का परिमाण तो क्या है समान है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या है विपरीत है। या आपने 11वीं कक्षा में एक न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ा होगा जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है कि तुम इसके जितना बल लगाओगे ये दीवार में तुम पे उतना ही बल लगाएगी। दोनों का बल का क्या होगा समान होगा, परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशाएं क्या होगी विपरीत होगी। हमारी दिशा इस दीवार की साइड होगी, दीवार की दिशा द्वारा आरोपित बल हमारी साइड होगा। दोनों का परिमाण समान है लेकिन केवल दिशा ही क्या है अलग अलग है। तो लिखो इसे समीकरण 6 नाम दे दो। समीकरण 6 से स्पष्ट है, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि बिंदुवत आवेशों के कारण उनके मध्य परस्पर लगने वाला बल का कुल परिमाण समान एवं दिशा विपरीत होती है। दोनों के परिमाण क्या है समान है लेकिन दोनों की क्या है दिशाएं क्या है विपरीत है। ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसके बाद में हम आवेश घनत्व की चर्चा करते हैं। आवेश घनत्व को 3 प्रकार से दर्शाया जाता है। तो लिखो आवेश घनत्व। अगला टॉपिक है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व विभिन्न वस्तुएं होती हैं, उनके आधार पर आवेश घनत्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। लिखो विभिन्न वस्तुओं के आधार पर आवेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
इसमें पहला लिखो रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी रेखा, रेखा का मतलब लंबाई, मतलब किसी कोई तार होगा जिसकी कोई लंबाई होगी, वो वैसा पदार्थ होगा उसकी लंबाई पर उपस्थित आवेश होगा। तो इसकी परिभाषा लिखो, किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तो लैम्डा बराबर किसके होगा? परिभाषा से किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर जिसके पहले एकांक लग जाता है वो किधर आता है? नीचे आता है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ये इसका सूत्र हो गया। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। यहां से इसका मात्रक देखो, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? क्यू क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। एल क्या है? लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति मीटर। यहीं से इसकी विमा कूलम, कूलम आवेश, आवेश की विमा क्या होती है? A1 T1। नीचे क्या है? मीटर। मीटर के लिए विमा क्या होगी? L1। तो विमा क्या होगी? A1 T1 L-1। ये देखिए आवेश घनत्व की विमा हो गई। दूसरा लिखो पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश, पृष्ठ आवेश का मतलब क्या होगा? कोई पृष्ठ होगा। जैसे मान लिया ये कोई क्या है? एक पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ होगा, तो इसका क्या होगा? कुछ क्षेत्रफल होगा। पृष्ठ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। हम रेखीय आवेश घनत्व में तो क्या बात कर रहे थे? लंबाई की बात कर रहे थे। जैसे ये कोई चौक है, तो चौक की क्या है? लंबाई है। इस पर क्या होगा? आवेश वितरित होगा। अब हम बात करें किसी पृष्ठ पर, तो इसकी परिभाषा लिखो, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिन्हें सिग्मा से दर्शाते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल। पृष्ठ होगा तो पृष्ठ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो उस क्षेत्रफल में क्या एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? जिसके पहले एकांक आता है वो नीचे आता है, तो क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो ये इसका सूत्र हो गया। यही से इसका मात्रक निकाल रहा है। मात्रक क्या होगा? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हुआ? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यहीं से इसकी विमा क्या होगी?
आवेश के लिए A1 T1 होती है, मीटर की क्या होगी L2 होगी, तो क्या होगी L-2 A1 T1, ये इसकी विमा। हमने दो प्रकार पढ़ लिए। अब तीसरा लिखो, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व में क्या होगा, एकांक आयतन होगा। इसकी परिभाषा लिखो, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। आयतन आवेश घनत्व किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहां से इसका सूत्र क्या हुआ, एकांक क्या है, आयतन है, और जिस पर उपस्थित आवेश, तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। यहां से इसका मात्रक निकालो, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब आयतन, आयतन का मात्रक क्या होगा मीटर क्यूब, ये इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। यहां से इसकी विमा क्या होती है, आवेश की विमा क्या होती है A1 T1 होती है। आयतन, आयतन के लिए क्या होगी L3 होगी, तो विमा क्या होगी L-3 A1 T1, ये इसकी विमा हो गई। तो ये हमने तीन प्रकार के आवेश घनत्व पढ़ लिए। इसके बाद में हमारा नया टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के पहले हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे कूलम्ब नियम पढ़ते हैं। तो लिखो पहला क्वेश्चन, दो आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं, जिनका द्रव्यमान क्रमशः M1 तथा M2 है, एवं दोनों के मध्य की दूरी R हो, तो विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करो। हमें जो आवेश दे रखे हैं Q1 व Q2, जिनका द्रव्यमान क्रमशः दे रखा है M1 व M2 तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दे रखी है R। हम पहले लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ये दो आवेश है, माना ये Q1 है, ये क्या है Q2 है, ये Q1 है, ये क्या है Q2 है। इस Q1 का द्रव्यमान कितना है M, इस Q2 का M2, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है R। अब हमें पूछा है कि इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न बल तथा द्रव्यमान के कारण उत्पन्न बल के आपस में क्या करो तुलना करो। आवेशों के कारण तो क्या उत्पन्न बल, कौन सा बल उत्पन्न होगा विद्युत बल उत्पन्न होगा, और द्रव्यमान के कारण कौन सा बल उत्पन्न होगा गुरुत्वाकर्षण बल। यहां से ये विद्युत बल है, वो किसके बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। और ये गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 में 1 में 2 का भाग देंगे तो आपस में बलों की क्या हो जाएगी? तुलना। तो समीकरण 1 भाग 2 से F विद्युत अपॉन F गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? इसमें K Q1 Q2 है अपॉन आर स्क्वायर है, इसमें क्या है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दोनों में क्या है? समान है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? K Q1 Q2 अपॉन जी m1 m2। ये दोनों बलों की तुलना। अगला एक क्वेश्चन और लिखो। दो आवेश Q तथा 2Q है, इनके मध्य की दूरी R है। यदि दूरी को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो बलों की तुलना करो। ये आपके लिए कल के लिए है, इसे घर पर करके लाना।